हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने क्लास 12 सोशियोलॉजी के स्टडी एनसीईआरटी विद मी में हम लोग चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज कवर कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस चैप्टर को पढ़ लिया है। कॉलोनियल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या था, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से एक दूसरे से लिंक है और किस तरीके से बाहर अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंडिया पे इम्पैक्ट डाला, ये सब कुछ हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर की पूरी वीडियोस नोट्स के साथ ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पे नोट्स के साथ पूरी वीडियोस, पूरा चैप्टर ऑलरेडी समझाया जा चुका है। यहाँ पे ये जो सीरीज है, ये सीरीज है आपकी एनसीईआरटी रीडिंग में हेल्प करने के लिए। बिकॉज बहुत से बच्चे एनसीईआरटी इग्नोर कर देते हैं, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर पढ़े, जस्ट लर्न कर लिया कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। और ये जो मेन चीज है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, यहाँ का एक एक बॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बच्चे जो है जनरली इसको क्या करते हैं, दे फाइंड इट यूजुअली बोरिंग, की बोरिंग है यार, इतना पढ़ना पड़ेगा, ये सब टेक्सुअल चीजें। तो यहाँ पे जाके ये चीज जो आप बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिस कर देते हो। तो इसी रीजन से ये सीरीज स्टार्ट की गई है। फर्स्ट बुक की ऑलरेडी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है लाइव वीडियोस में, वो आप देख सकते हो। और इसको स्टार्ट करने का एकमात्र रीजन, एक सोल रीजन यही था कि आप लोग जो है इस कंटेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ सके और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर को लेके बहुत डिटेल और इन डेप्थ सेट हो सके। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट के साथ साथ वो स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी का बेसिक क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, लाइक जो लोगों ने सोशियोलॉजी को एज अ ऑप्शनल ऑप्ट करा है, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो है ऑलरेडी ये बेसिक ही। यहाँ पे मैं बात 11th-12th की कुछ इस तरीके की बेसिक चीजों की ही करने वाली हूँ आपके साथ में, सो दैट आप इसके बाद जो भी बुक एक स्टार्ट करें वहां पे आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी थी वो पढ़नी थी टी प्लांटेशन के बारे में। पहले थोड़ी सी कहानी समझो, मैंने आपको पहले भी बताया था टी प्लांटेशन क्या था, कि आपके नॉर्थ ईस्ट यानी असम साइड पे जब टी की खेती की जानी थी तो वहां पे लोग कम थे, वहां पे रहने वाले लोग कम थे, तो वहां पे लेबर कम पड़ जाती थी। अब वहां पे लेबर चाहिए तो ब्रिटिशर क्या करते थे, बाकी इंडिया के पार्ट से, जहां पे जिस पार्ट को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, वहां से लेबर लेके इन एरिया में क्या करते थे, भेजते थे। अब कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे ना चाहे, ये फोर्सफुली उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेते थे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यूपी बिहार के कुछ वर्कर्स हैं, लेबरर हैं, एग्रीकल्चर फार्म में वो काम करते हैं। आपने क्या करा, एग्रीकल्चर में तो ये लोग बैंड बजा ही रहे थे भाई किसानों की, कि आपको क्या कर रहे थे, आपसे सस्ते में ले रहे थे, आपको डेप्ट ट्रैप में, उधारी के जाल में फंसा रहे थे, और फिर आपकी जमीनें भी क्या कर लिया करते थे, जब्त कर लिया करते थे। तो यही काम इन्होंने किया, और उस लोन को वेव ऑफ करने के लिए, कि आपका लोन हम वेव ऑफ कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे कि आपको 4 साल के लिए पर्टिकुलरली वहां जाके एज अ लेबर काम करना होगा। और तब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, ये फोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोन करके अपने घर बात नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे चीजें क्या हो रही थी, पोस्टल भी इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था चीजें, लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं था कि बीच में भाई छुट्टियां बिताने आप अपने घर आ जाओगे, या आपके घर वाले आपसे मिलने आ जाएंगे, या आप वीडियो कॉल पे बात कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो दैट्स वाई लोग भी, मतलब जो वर्कर वहां जा रहे थे वो लोग भी काफी परेशान थे ब्रिटिशर की इन पॉलिसी से। तो वही बाद में इम्पैक्ट हमें देखने को मिला इस चैप्टर में, ऑल्दो नहीं बताएगा वो, 10th की हिस्ट्री की बुक में आई थिंक वो चीज आपको बताई गई है कि जब नेशनलिज्म इन इंडिया की बात चल रही थी, जब जगह जगह पे आजादी की बात चल रही है, तो जो गांधी जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करा, तो लोगों ने उस मूवमेंट को, अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। और ये टी प्लांटेशन वाले जो वर्कर थे ना, इनको भी लगा कि यार अब हमें आजादी मिल गई है, एज पर दिस हमें ये सब छोड़ के उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने घरों की तरफ जाना। ऑल्दो ब्रिटिशर ने उन्हें रोक दिया था, क्योंकि इस तरीके से, मतलब ये चीज नहीं थी ना, आजादी मिली थी तब तक ना इस तरीके से ये चीज अप्लाई हुई थी। तो ये पूरा टी प्लांटेशन का बैकग्राउंड है जो हमें देखने को मिलता है। बाकी अब यहाँ पे क्या बोला गया है ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टिल कोई डाउट रह जाए, कुछ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस वीडियो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बेनिफिशियल है या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स मीन्स लॉट। आपके कमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फेस टू फेस हमारा इंट्रैक्शन नहीं हो सकता है, बट आपके जो कमेंट रहते हैं, जो लाइक रहते हैं वीडियो पे, वो चीज़, जो व्यूज रहते हैं वीडियो पे, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करते हैं हमारे लिए। सो दैट वी, मतलब कि ये चीज़ देख के ही हमें ये मिलता है कि हम कुछ नया करें, कि किस तरीके से नई चीज़ आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस की जा सकती है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं
कि हमने ऑलरेडी देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो था डिड नॉट हैपन इन इंडिया क्वाइट द वे इट डिड इन ब्रिटेन। जिस तरीके से ब्रिटेन में आया उस तरीके से यहाँ नहीं आया, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज नॉट बिकॉज वी बिगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट, ये इसलिए नहीं था कि हमने लेट स्टार्ट किया, बट इसलिए कि हमारा जो पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा था मॉडर्न पीरियड में, वो कॉलोनियल इंटरेस्ट से था। मैंने क्या बताया था आपको, ब्रिटिशर आपके और मेरे लिए थोड़ी काम कर रहे थे, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए थोड़ी काम कर रहे थे, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे थे, वो अर्बनाइजेशन ला रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना बेनिफिट चाहिए था, दे आर वर्किंग फॉर देयर बेनिफिट। तो इसलिए वो जो जिस तरीके से स्टार्टिंग में वो इंट्रोड्यूस किया गया वो कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करता था। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हियर। हम अलग अलग शुगर इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री इतनी डिटेल बात नहीं करेंगे। वी सिंपली टेक द केस ऑफ द टी इंडस्ट्री इन इंडिया एज एन एग्जाम्पल। हम लोग क्या एग्जाम्पल लेके चलेंगे? टी इंडस्ट्री को लेके चलेंगे। Official reports show how the colonial government often use unfair means to hire and forcibly keeps labor। किस तरीके से, ये बात तो रिपोर्ट में लिखी गई है कि किस तरीके से फोर्सिबली वो लेबर को लाते थे। मैंने अभी पूरी कहानी आपको बता भी दी है, तो आपको मतलब इस लाइन का मतलब अब तो डिटेल में समझ में आ भी गया होगा। And clearly acted on behalf of the British planter. From fictional and other accounts we get a glimpse of what life was for planter in this industry। कैसी लाइफ थी बता दिया भाई, घर जाने को नहीं मिल रहा है, बाहर बात नहीं कर सकते हो आप 4 साल अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में बंद गए हो तो आपको वहीं रह के अपनी सर्विसेज वहां पे ब्रिटिशर्स को मतलब टी इंडस्ट्री को देनी है। Significantly, the colonial administrators were clear that the harsh measures were taken against the laborer to make sure that they benefit the planters। भाई इसलिए कर रहे हैं ताकि planters को benefit मिले। They were also fully aware that the laws of a colonized country did not have to stick to the democratic norm। क्योंकि आप एक colonized country हो तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, because you are not liberate, you are not free। आप एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं हो, तो जो मेजर जो पॉलिसीज वो लेके आएंगे हमें वही चीज क्या करनी होगी, हमें वही चीज माननी होगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको फिर डेमोक्रेसी मिलेगी। डेमोक्रेसी और फ्रीडम तो तभी मिलेगी जब आप क्या हो जाओगे, जब आप कॉलोनियल प्रेशर से और उनके रूल से क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। राइट, दैट ब्रिटिश बैक होम आई हैड टू फॉलो इन ब्रिटेन। अब इस नेक्स्ट पेज पे देखिए पूरे बॉक्स बताए गए हैं। बॉक्स का मैंने बोला कि सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। अभी मुझे याद भी नहीं है, आई डोंट थिंक मैंने इस चैप्टर के बॉक्सेस की वीडियो बनाई है। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके और बताइएगा, बाकी मैं प्लेलिस्ट चेक भी कर लेती हूँ पूरी। तो ये तो बॉक्स तो मैं आपको उसी में से कंप्लीट कराऊंगी। 1.6, 1.7 एंड इस पेज पे 1.8 है, तो बॉक्स की सेपरेट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आगे वो क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आजाद इंडिया में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने की बात की जा रही थी, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमने अर्लियर सेक्शन में देखा कि किस तरीके से जो कॉलोनियल स्टेट होते थे इनका इंपॉर्टेंट रोल था, हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया। हियर वी वेरी ब्रीफली touch upon how the independent Indian state played an active role in promoting industrialization। किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे थे, या फिर प्रमोट नहीं कर रहे थे तो किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कॉलोनियल जो रूल था उसके लिए। And in some sense was responding to the impact that colonialism had on the growth of industry in India। कि colonialism जो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम कर रही थी उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा था। बाकी वो बता रहे हैं चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे कि इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से शिफ्ट हुई है पहले और बाद में, 1990 के बाद कैसे चीजें चेंज हुई हैं। तो इफ आप में से कुछ बच्चे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1991 में हमारी इकोनॉमी के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मिंग ईयर था, बिकॉज 1991 में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आए जिसे हम बोलेंगे LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इन चीज़ों ने हमारी पूरी इकोनॉमी को, इकोनॉमी सोशल बल्कि मतलब कल्चरल बैकग्राउंड सबको बहुत मेजरली चेंज करा। लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट किस पे पड़ा, इकोनॉमी पे पड़ा, क्योंकि ट्रेड प्रोसीजर जो थे, जो ट्रेड करने का तरीका था वो सिंप्लीफाई कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस हटा ली गई थी। डिटेल में तो अभी LPG की बात नहीं करेंगे और ऑलरेडी 1-2 वीडियो हैं जिनमें मैंने बात भी करी हुई है इनकी, ठीक है। तो वो इस लाइन में यही बताना चाह रहा है कि वो चैप्टर 5 में भी और डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इशू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज सेंट्रल इशू। कि भाई आप तो बहुत प्रताड़ित कर रहे हो, आप तो हमें अर्न ही नहीं करने देते हो। ये बात तो हमें देखने को मिल रही थी कि खेती में हमारे लिए लॉज जो है वो अनफेवरेबल है, प्लस सस्ते में लेके जाते हो, बनाते हो वहां ले जाके, फिर महंगे में लाके बेचते हो, तो इकोनॉमिकली आप हमें बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हो। इमेजेस ऑफ प्री कॉलोनियल फेबल्ड रिचेस ऑफ इंडिया कंट्रास्टेड विद द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भाई आपसे पहले तो इंडिया इतना रिच था, सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कह देते थे इंडिया को, लेकिन आपके टाइम में तो बिल्कुल गरीबी ही देखने को मिल रही है हमें ब्रिटिश टाइम पे। तो ये बिल्कुल कंट्रास्टेड अपोजिट बातें हो गई ना।
पहले के टाइम पे हम इतने रिच थे, लेकिन बाद में जब चीज़ें अच्छी हुई, बेहतर हुई, डेवलपमेंट हुई, तब हम गरीब होते जा रहे हैं। ये तो कुछ अपोजिट ही इमेज शो कर रहा था चीज़ों की। द स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था कि भाई इंडिया, मतलब गांधी जी ने, आपको याद होगा ना, बॉयकॉट वाला सिस्टम स्टार्ट किया था कि विदेशी सारी चीज़ों को आप बॉयकॉट करोगे एंड अपने देश की चीज़ें अपनाओगे। अब हुआ क्या था, लोगों ने स्टार्टिंग में नेशनलिज्म की इतनी तगड़ी फीलिंग थी ना कि लोगों ने, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, आप विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट कर रहे हो। बट बहुत लंबे समय तक ना चीज़ें चल नहीं पाई थी। रीज़न बीइंग कि यार आप बाहर नहीं पढ़ाओगे अगर ब्रिटिशर के स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो आपके पास इंडिया का तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं था कहीं और पढ़ने का। इंडिया का कुछ पहनोगे, खादी बहुत कॉस्टली होती थी, तो नॉर्मल लोग कैसे पहनेंगे। तो स्टार्टिंग में जितना जोर शोर से ये मूवमेंट चला था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाया था। लेकिन बात वही थी कि स्वदेशी मूवमेंट ने स्ट्रेंथन दी नेशनल इकोनॉमी को। मॉडर्न आइडियाज मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल। कि भाई कुछ नए तरीके ऐसे हैं कि गरीबी हटाई जा सकती है। आप गरीब पैदा हुए, दिस इज नॉट द थिंग, लेकिन गरीब मरोगे वो आपकी प्रॉब्लम है। कि आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ, चीजें ठीक कर सकते हो, तो वो प्रिवेंटेबल है। इंडियन नेशनलिस्ट सॉ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। कि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ग्रोथ भी आएगी और समाज में इक्विटी भी आ जाएगी, बराबरी भी आ जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन इंडस्ट्रीज। क्या क्या चीज़ें थी, अब मशीन इंडस्ट्री अगर डेवलप हो जाएंगी, पब्लिक सेक्टर को आप एक्सपेंड करो, क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा था नहीं ना। 1991 में प्रॉपर्ली प्राइवेटाइजेशन आया है। बड़े बड़े कॉपरेटिव सेक्टर जो होंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी चीज़ें। अब पूछा जाए क्या चीज़ें ग्रोथ और इक्विटी लेके आएंगी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये सब चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी से प्रमोट होगा, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, क्वेश्चन आ सकता है। अ मॉडर्न एंड प्रोस्पेरस इंडिया एज विजुअलाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी, वाज टू बी बिल्ट ऑन द एडवाइस ऑफ गेंट स्टील प्लांट्स। अब देखो क्या है, डैम्स बनाओ, स्टील के प्लांट बनाओ, पावर स्टेशन बनाओ, ये सारी चीजें। अब नेहरू जी ने भाखड़ा जो आपकी नागल डैम थी उसके बारे में क्या बोला है। पहले क्या होता था ना, लोग डैम का बनना भी सपोर्ट नहीं करते थे, तो इकोनॉमिक और एनवायरमेंट को लेके भी कंट्रास्ट चल रहा था। डेवलपमेंट में बहुत सारी रुकावटें आई हैं, ऐसा नहीं है इतनी ईजीली डेवलपमेंट मिल रही है। प्लस जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था, डैम्स को टेम्पल ऑफ इंडिया कहा था, कि डैम इज दैट इंपॉर्टेंट टू इंडिया। डैम जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इंडिया की ग्रोथ और एक्सपेंशन में, डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ डैम की इंपॉर्टेंस पे नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। क्या बोला अब नेहरू जी ने, आवर इंजीनियर्स टेल्स अस दैट प्रोबेबली नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इज देयर अ डैम एज हाई एज दिस। अभी तक कहीं पे भी इतनी हाई डैम नहीं है। द वर्क ब्रिसल्स विद डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लिकेशन से भरा रहा ये काम। एज आई वॉक अराउंड द साइट, जैसे जैसे मैंने साइट विजिट की, आई थॉट दैट दीज डेज द बिगेस्ट टेम्पल एंड मॉस्क्यूज इन गुरुद्वारा इज द प्लेस वेयर मैन वर्क फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। कि सिर्फ टेम्पल, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हैं। Which place can be greater than this Bhakra Nagal, where thousands and lakhs of man worked। मतलब यहाँ पे भी तो एक ह्यूमैनिटी और नोबल काम हो रहा है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, काम मिल रहा है। Have shed their blood and sweat and laid down their life as well। अपनी जान को जोखिम पे लगा के लोगों ने ये चीज़ जो है वो क्रिएट की है। तो आप समझ रहे होंगे क्यों उन्होंने टेम्पल ऑफ इंडिया भी जो था वो डैम को डिनोट किया था। तो दीज आर द वर्ड्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अब इसका देखिए कुछ लाइन लिख के इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, क्योंकि बुक में लिखा है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। उसके बाद अगेन इस पेज पे एक बॉक्स है, तो बॉक्स 1.9 अगेन अभी हम यहाँ रीड नहीं कर रहे हैं। आगे बात कर रहा है अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया की, किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था। तो वो क्या कि अब क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। यू वुड बी मोर देन अवेयर ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इतना आपको पता है भाई, पहले क्या चीज़ें थी, आज क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको पता है अर्बनाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन जो आया उसकी वजह से और ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला, और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। कहते हैं ना कि क्या मतलब अपने कल्चर को भूल के वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वेदर खाने की बात हो, पहनने की बात हो, ये बात हो, वो बात हो। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आप कनेक्टेड हो पाए हो बाहर से, आप चीज़ें समझ पा रहे हो। और कनेक्टेड कैसे हो पा रहे हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, रिस्ट्रिक्शन हटी, आना जाना हुआ, तब वहाँ पे चीज़ें समझ पा रहे हैं हम, वहाँ की, बाहर की, और बाहर के लोग यहाँ की। तो दिस इज द थिंग। बाकी वही आगे चैप्टर में अब कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, ग्लोबलाइजेशन और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये हम लोग देखेंगे। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, राइटिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में जो अलग अलग बातें लिखी गई, विटनेस इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। सोशोलॉजिस्ट M.S.A. Rao argued that Indian
in India, many villages all over India are becoming increasingly subject to the impact of urban influences. MS राव ने कहा कि बहुत सारे गांवों पे विलेज पे अर्बन का शहर का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है. अब चाहे वो काम करने के तरीकों को, रहने के तरीके को, खाने को लेके, पहनने के तरीकों को लेके, सोच को लेके, हर चीज में चेंजेस देखने को धीरे धीरे अर्बन इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था. But the nature of urban impact varies according to the kind of relation a village has with the city. अब विलेज का सिटी से कैसा कनेक्शन है, कितनी दूर है काम के अवसर के लिए विलेज में अवेलेबल है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इस चीजों से डिपेंड करता था. हर जगह सेम इम्पैक्ट आया और एक ही टाइम पे आया ऐसा नहीं था. ही डिस्क्राइब देयर डिफरेंट सिचुएशन ऑफ अर्बन इम्पैक्ट. अब यहाँ पे अलग अलग उन्होंने ना बॉक्स में चीज़ें बताई हैं. तो दिस इज बॉक्स 1.10 जो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लोग थे और वो क्या काम कर रहे थे. कि कुछ लोग जो थे वो सिटी से बहुत दूर काम करते थे, कुछ लोग जो थे टाउन पास में ही था और वहाँ जाके काम करते थे. तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में, है ना. बॉक्स अलग अलग है क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा है. इसमें टी प्लांटर्स को लेके बॉक्सेस में इन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन किया है. अब यहाँ पे MS राव के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ विलेज की बात की है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है 3 टाइप ऑफ विलेजेस का. ठीक है, मैं बॉक्स डिस्कस करूंगी तो और डिटेल में समझा दूंगी. एंड आई थिंक मैंने ये आपको जो नोट्स के साथ वीडियो बनाई है उसमें समझाया भी हुआ है. तो डू वॉच दैट, वहाँ ये आंसर है अवेलेबल. और इस पर क्वेश्चन बन सकता है एज पर MS राव कितने टाइप का विलेज या विलेज और सिटी का रिलेशन किस चीज़ों पर डिपेंड करता है या कितने टाइप का रिलेशनशिप होता है. 3 टाइप, तो 3 टाइप एक्सप्लेन करने होंगे. तो डू वॉच दैट वीडियो. वो वीडियो आप जो नोट्स के साथ समझाइए वो देख लीजिए ज़रूर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया है. ग्राफ में ग्रोथ की बात की गई है कि कैसे कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ मेट्रो सिटीज़ जो थी वो बढ़ रही थी. नंबर ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है. ठीक है, थोड़ा सा एक बार जस्ट ऑब्जर्व कर लेना है. क्वेश्चन आएगा भी तो ग्राफ बना के आएगा और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे. आपसे ग्राफ बनाने को तो नहीं आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, नीचे ये ग्राफ को लेके डिटेल दी है. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन में क्या लाइन मेंशन है वो देख लेते हैं कि इट विल बी ऑब्वियस टू यू दैट कॉलोनिज्म इज नॉट जस्ट अ टॉपिक इन हिस्ट्री. की सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ने की बात नहीं है. कॉलोनिज्म का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी तो कितना पड़ा है. LPG देखो, सोशियोलॉजी में भी हम कुछ पढ़ेंगे, इको में भी हम पढ़ते हैं. तो सिर्फ एक जगह इंपैक्ट नहीं पड़ा, इनका मल्टीपल जगह इंपैक्ट पड़ा है. इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द अबव अकाउंट दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम की बात नहीं करते, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की भी बात है. कहाँ कितने लोग रहेंगे, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट की बात भी है, प्लस एक रहने के तरीके की बात भी करते हैं. इट इज़ मोर दैन दिस. ये सब टेक्नोलॉजी, अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट से ज़्यादा एक वे ऑफ लाइफ है कि किस तरीके से एक इंसान रह रहा है, उसकी लाइफ का जो वे ऑफ लिविंग है वो किस तरीके का है, जीवन शैली किस तरीके की है. और बाकी अर्बनाइजेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि आप आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे 5th और 6th उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी इतना डिटेल में पढ़ा है, जब 5th 6th चैप्टर पे पहुंचेंगे तो हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. आई होप ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं होगा. चैप्टर पूरा समझने के बाद, नोट्स वाली वीडियो देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है आप करिए. नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ट्राई टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, विद ऑल योर क्लासमेट. इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कल्चरल चेंज वो स्टार्ट करेंगे. So that's all for this video. Thank you for watching.